नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के अपने 5वें अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। और इस अध्याय का नाम है भारतीय समाजशास्त्री। भारतीय समाजशास्त्री नामक अध्याय के हम 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस चौथे भाग में हम जानेंगे अक्षय रमनलाल देसाई के बारे में। A.R. देसाई ऐसे विरले भारतीय समाजशास्त्री हैं जो सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से औपचारिक सदस्य के रूप में राजनीति से जुड़े थे। तो अक्षय रमनलाल देसाई या A.R. देसाई ऐसे विरले भारतीय समाजशास्त्री हैं, यानी ऐसे अकेले ही भारतीय समाजशास्त्री हैं जो वास्तव में सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष में कुछ राजनीतिक पार्टियों से औपचारिक सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे, यानी राजनीति में सक्रिय रूप से इन्होंने कार्य किया था। देसाई आजीवन मार्क्सवादी रहे तथा मार्क्सवादी राजनीति में उनकी सक्रियता बड़ौदा में स्नातक की पढ़ाई करते हुए हुई। हालांकि बाद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वास्तव में देसाई की विचारधारा हमेशा मार्क्सवादी रही, यानी इनकी आजीवन ही विचारधारा मार्क्सवादी रही और मार्क्सवादी राजनीति में जो सक्रियता है यह बड़ौदा में स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना जो सदस्यता थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उसे त्याग दिया या उससे इस्तीफा दे दिया। अपने व्यवसाय के अधिकांश भाग में वे गैर मुख्य धारा के मार्क्सवादी राजनीतिक समूहों से जुड़े थे और अपने व्यवसाय के अधिकांश भाग में यानी अधिकांश समय में वे गैर मुख्य धारा के कुछ मार्क्सवादी राजनीतिक समूहों से जुड़े हुए थे। देसाई के पिता बड़ौदा राज्य में माध्यमिक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन साथ ही वे एक जाने माने उपन्यासकार भी थे तथा उनके मन में भारतीय राष्ट्रवाद यानी गांधीवाद तथा समाजवाद दोनों के लिए हमदर्दी थी। तो देसाई के पिता जो थे वे बड़ौदा राज्य में माध्यमिक स्तर के एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन उसके साथ साथ ही वो एक जाने माने उपन्यासकार भी थे और उनके जो लेखन कार्य था उससे स्पष्ट झलकता था कि उनके मन में भारतीय राष्ट्रवाद या गांधीवाद के प्रति और समाजवाद दोनों के प्रति ही एक प्रकार की हमदर्दी थी। देसाई की माता का देहांत उनके जीवन के प्रारंभिक काल में हो गया था तथा उनकी देखभाल उनके पिता ने की। और देसाई की जो माँ थी उनका देहांत शुरुआत में ही यानी जब ये काफ़ी छोटे थे तभी हो गया था और जो उनकी पूरी देखभाल थी वो उनके पिताजी ने ही की थी। पिता के बड़ौदा के विभिन्न स्थानों में लगातार होने वाले स्थानांतरण के कारण देसाई ने प्रवासीय जीवन जिया। तो जो हम देख चुके हैं कि देसाई के पिता जो थे ये बड़ौदा के एक प्रशासनिक अधिकारी थे और इनका स्थानांतरण अलग अलग जगहों पर होता रहता था और इन्हीं स्थानांतरण के कारण देसाई ने एक प्रकार का प्रवासीय जीवन जिया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये प्रवास करते रहे। अक्षय रमनलाल देसाई इनके जीवन काल को हम देख लेते हैं। 1915 से 1994। 1915 में जन्म, प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में, फिर सूरत तथा मुंबई में। तो हमने देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बड़ौदा में ही हुआ था और जो शिक्षा थी वो पहले सूरत में और फिर मुंबई में रही। 1934 से 1939 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, ट्रॉट्स्की ग्रुप से संबद्ध। तो 1934 से 1939 के दौरान ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में रहे और साथ ही ट्रॉट्स्की ग्रुप से भी इनका संबंध रहा। 1946 जीएस घुरिये के निर्देशन में बम्बई विश्वविद्यालय से पीएचडी। तो 1946 में इन्होंने जीएस घुरिये के निर्देशन में ही बम्बई विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1948 देसाई की पीएचडी शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो 1948 में इनका जो पीएचडी शोध था वो एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और पुस्तक का नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 1951
बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में नियुक्ति। और 1951 में इनकी स्वयं की नियुक्ति बम्बई विश्वविद्यालय के ही समाजशास्त्र विभाग में हुई। 1953 से 81 रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। तो 1953 से 81 तक ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। इसी दौरान 1961 में रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया। 1967 में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। 1967 में इनकी नियुक्ति हुई प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में। और 1975 में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेज इन डिसेंट प्रकाशित। 1975 में इनका ये ऐसे या निबंधों की एक श्रृंखला का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेज इन डिसेंट। 1976 में समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त। तो अंततः 1976 में इनकी सेवानिवृत्ति हो गई बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से। 1979 पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया प्रकाशित। एक और इनकी पुस्तक पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया भी प्रकाशित हो गई। 1986 में अग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अग्रेरियन स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही और इसका प्रकाशन हुआ 1986 में। इनका निधन हुआ 12 नवंबर 1994 को। AR देसाई का निधन 1994 में रहा। बड़ौदा में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश लिया, जहां घूरिये उनके गुरु थे। तो जैसा कि हमने देखा कि घूरिये के निर्देशन में ही उन्होंने PhD की उपाधि ग्रहण की। तो इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई जो थी वो कहाँ से की? बड़ौदा से की। और उसके बाद ये बम्बई विश्वविद्यालय चले गए, वहाँ समाजशास्त्र विभाग में घूरिये ही इनके गुरु रहे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलुओं पर अपने डॉक्टरेट का शोध ग्रंथ लिखा, जिस पर 1946 में उन्हें डिग्री प्रदान की गई। तो ये बात भी हम देख चुके हैं कि बम्बई विश्वविद्यालय से ही 1946 में उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भारतीय राष्ट्रवाद का जो उनका शोध था उस पर प्रदान की गई। 1948 में उनकी थीसिस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म प्रकाशित हुई, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे बेहतरीन है। तो 1948 में इनकी PhD थीसिस ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और ये उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों में से एक बेहतरीन कार्य माना जाता है। इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजनों को महत्व दिया गया है, यह ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय हालात कैसे थे। तो इनकी जो पुस्तक है देसाई की द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का एक मार्क्सवादी विश्लेषण किया है और इसमें आर्थिक प्रक्रियाओं को और आर्थिक विभाजनों को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया। और ये ध्यान में भी रखा गया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान हमारे देश के हालात किस प्रकार के थे। हालांकि इसकी आलोचना हुई, पर फिर भी यह पुस्तक बेहद प्रसिद्ध हुई और इसका कई बार पुनर्मुद्रण भी हुआ। तो इस पुस्तक की हालांकि बहुत आलोचना भी हुई, उसके बावजूद भी ये पुस्तक प्रसिद्ध भी काफ़ी हुई और इस कारण इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण भी बहुत बार हुआ। अन्य विषय जिन पर देसाई ने काम किया वे हैं किसान आंदोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप और मानवाधिकार। तो अन्य भी कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे विषय थे जिन पर देसाई ने कार्य किया था। उनमें प्रमुख थे किसान आंदोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, उसके अलावा आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप और मानवाधिकार। तो इतने विविध विषयों पर उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। चूँकि
मार्क्सवाद भारतीय समाजशास्त्र में बहुत प्रभावशाली या महत्वपूर्ण नहीं था, अतः ए.आर. देसाई को अपने विषय की तुलना में बाहर ज़्यादा नाम मिला। तो मार्क्सवाद जो था वो भारतीय समाजशास्त्र में उतना प्रभाव नहीं रखता था या उतना महत्व नहीं रखता था, और इसी कारण ए.आर. देसाई को अपने विषय की तुलना में अन्य जो उन्होंने कार्य किए या उस विषय से बाहर ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। हालांकि देसाई को कई पदवियों से सम्मानित किया गया तथा वे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय समाजशास्त्र में देसाई एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व रहे। तो उन्हें कई सारी उपाधियां भी प्रदान की गई या पदवियों से उन्हें सम्मानित किया गया। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के ये अध्यक्ष भी रहे और भारतीय समाजशास्त्र में ये एक प्रभावी नाम हमेशा बने रहे। राज्य पर ए.आर. देसाई के विचार, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ए.आर. देसाई के कार्य में से वो है राज्य पर उनके विचार। तो आइए जानते हैं। आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था जिसमें ए.आर. देसाई की रुचि थी। तो बिल्कुल आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में था जिसमें कि देसाई की बहुत अधिक रुचि थी। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया और इस विषय को यानी आधुनिक पूंजीवादी राज्य को समझने के लिए भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का ही सहारा लिया। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तार पूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की है। तो ये एक इन्होंने निबंध लिखा, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, और इस निबंध में उन्होंने विस्तार पूर्वक इस स्टेट की या राज्य की एक विवेचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है। इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो इसे आधुनिक पूंजीवादी राज्य की जो कमियां हैं उसकी ओर देसाई द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया। समाजशास्त्रीय साहित्य की प्रमुख परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। तो समाजशास्त्रीय साहित्य में जो अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है एक कल्याणकारी राज्य की, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने इस कल्याणकारी राज्य की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की। पहली, कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। इसका अर्थ है कि वह उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसेस फेयर नीति से भिन्न होता है। तो कल्याणकारी राज्य को एक सकारात्मक राज्य माना जाता है और इस कारण इसका जो अर्थ बताते हैं वो ये बताते हैं कि उदारवादी राजनीति का जो शास्त्रीय सिद्धांत था लेसेस फेयर का, उस नीति से ये राज्य काफ़ी अलग होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपीय राज्य होता है और समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक नीतियों को तैयार तथा लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग सक्रिय रूप से करता है। देसाई कहते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य जो है वो सिर्फ न्यूनतम कार्य ही नहीं करता है बल्कि ये हस्तक्षेपीय रूप में कार्य करता है। न्यूनतम कार्य के रूप में वो बात करते हैं कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य, लेकिन वे बताते हैं कि कल्याणकारी राज्य जो है वो हस्तक्षेपीय राज्य होता है और कई हस्तक्षेपीय कार्य करता है और समाज की बेहतरी के लिए ये विभिन्न सामाजिक नीतियों को तैयार करता है और इसके साथ साथ ही इन सामाजिक नीतियों को समाज में लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी किया करता है। दूसरी विशेषता बताते हैं, कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के जन्म के लिए लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है। तो कल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता वे लोकतांत्रिक राज्य के रूप में बताते हैं। औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं विशेषकर बहुपार्टी चुनाव कल्याणकारी राज्य की पारिभाषिक विशेषता समझी जाती है। यही कारण है कि उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्यों को इस परिभाषा से बाहर रखा है। तो लोकतंत्र की
जो कुछ महत्वपूर्ण औपचारिक संस्थाएं होती हैं, विशेष करके बहुपार्टी चुनाव। तो ये विभिन्न या अलग-अलग पार्टियों के मध्य चुनाव की जो प्रणाली है, यह कल्याणकारी राज्य की एक पारिभाषित विशेषता मानी है ए.आर. देसाई ने, और यही कारण उन्होंने माना है कि उदारवादी जो चिंतक रहे, उन्होंने समाजवादी और कम्युनिस्ट राज्यों को इस परिभाषा से, यानी कल्याणकारी राज्य की परिभाषा से अलग रखा है, क्योंकि उन जगहों पर या इन राज्यों में, कम्युनिस्ट राज्यों में, समाजवादी राज्यों में कोई बहुपार्टी चुनाव नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता, कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी पूंजीवादी कंपनियां तथा राज्य अथवा सामूहिक कंपनियां दोनों साथ साथ कार्य करती हों। तो कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, वो बताते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर जो निजी पूंजीवादी कंपनियां हैं और जो राज्य हैं या सामूहिक कंपनियां जिन राज्य से जो कार्य करती हैं, ये दोनों मिलकर साथ में सभी कार्यों को करती हैं। एक कल्याणकारी राज्य न तो पूंजीवादी बाजार को ही खत्म करना चाहता है और न ही यह उद्योगों तथा दूसरे क्षेत्रों में जनता को निवेश करने से रोकता है। तो एक कल्याणकारी राज्य जो है वो पूंजीवादी बाजार को खत्म करना नहीं चाहता है और इसी प्रकार से वो उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में जनता को या सामान्य लोगों को निवेश करने से रोकना भी नहीं चाहता है। कमोबेश कल्याणकारी राज्य ज़रूरत की वस्तुओं और सामाजिक अधिसंरचना पर ध्यान देता है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं पर निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है। तो एक स्थिति जो बनती है वो इस प्रकार की बनती है कि एक कल्याणकारी राज्य जो है वो ज़रूरी वस्तुओं या ज़रूरत की वस्तुओं पर और सामाजिक अधिसंरचना पर तो अपनी तरफ से ध्यान देता है, लेकिन जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, उन पर निजी उद्योगों का ही वर्चस्व बना रहता है। देसाई कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सके, ये हैं। तो देसाई ने कुछ ऐसे तरीके बताए जिनके आधार पर किसी कल्याणकारी राज्य द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका परीक्षण किया जा सके। तो कौन से ऐसे तरीके हैं, देखते हैं। पहला, क्या कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है? तो पहली जो उनका तरीका है पता करने का कि कोई कल्याणकारी राज्य किस प्रकार कार्य कर रहा है, वो ये है कि क्या कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति और अपने सभी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता है। दूसरा जो तरीका है, क्या कल्याणकारी राज्य आय संबंधित असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जैसे धन के जमाव को रोककर अथवा अमीरों की आय के कुछ भाग को गरीबों में पुनः बांटना आदि। यह भी एक तरीका बताते हैं ए.आर. देसाई कि कोई कल्याणकारी राज्य के कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए हम ये पता कर सकते हैं कि क्या राज्य आय संबंधित असमानताओं को दूर करने के कोई प्रयास अपनी ओर से करता है या नहीं। और इसके कुछ उदाहरण वो देते हैं कि धन के जमाव को रोककर या अमीरों की जो आय हो रही है उस आय में से कुछ भाग को गरीबों में पुनः बांटकर राज्य ऐसी व्यवस्था बना रहा है या नहीं। तीसरा तरीका है, क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है जहां पूंजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सकती हो। तो तीसरा बिंदु वो बताते हैं कि क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है, नियंत्रित करता है कि जो पूंजीवादियों की ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की प्रवृत्ति है उस पर समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई रोक लगाई जाने की संभावना है या नहीं है। चौथा तरीका है, क्या कल्याणकारी राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है? तो क्या कल्याणकारी राज्य जो है वो स्थायी विकास होता रहे उस राज्य का, उसके लिए आर्थिक मंदी और तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है या नहीं रखता है।
पांचवा तरीका है, क्या यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। तो बिल्कुल एक यह तरीका भी देसाई बताते हैं कि क्या कल्याणकारी राज्य सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करा पाता है या नहीं। इस आधार को ध्यान में रखते हुए देसाई उन देशों के कार्यों का परीक्षण करते हैं जिनको अक्सर कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग। और हम यह पाते हैं कि उनके द्वारा काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए थे। इन सभी तरीकों या आधारों को ध्यान में रखते हुए देसाई ने उन सभी देशों के कार्यों का परीक्षण किया जिन्हें अक्सर कल्याणकारी राज्य का नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसे देश हैं ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के अन्य कई देश, और वो पाते हैं, यानी इस परीक्षण के आधार पर वे पाते हैं कि उन राज्यों के द्वारा या इन देशों के राज्यों द्वारा वास्तव में काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य, यहाँ तक कि विकसित देश भी, अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। तो वे पाते हैं कि अधिकांश जो आधुनिक पूंजीवादी राज्य हैं, यहाँ तक कि ऐसे राज्य जिन्हें हम विकसित देशों के रूप में जानते हैं, वे भी अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने में सफल नहीं रहे हैं। वे आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं और अधिकांशतः उसे प्रोत्साहित ही करते हैं। तो देसाई अपने विश्लेषण के आधार पर कहते हैं कि ये आधुनिक पूंजीवादी राज्य जो हैं, ये आर्थिक असमानताओं को कम करने में तो सफल नहीं ही हो पाए हैं, बल्कि अधिकांशतः अपने कार्यों से इस आर्थिक असमानता को प्रोत्साहित अवश्य करते हैं। तथाकथित कल्याणकारी राज्य बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में भी असफल रहे हैं, और ऐसे कल्याणकारी राज्य जिन्हें कहा जाता है, वे बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास को आगे बढ़ाने में भी सक्षम नहीं रहे हैं। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य असफलताएं हैं। तो इसके अलावा अतिरिक्त धन की उपस्थिति या धन का जमाव कुछ लोगों के पास और अत्यधिक बेरोजगारी कुछ अन्य लोगों के मध्य, ये कुछ अन्य असफलताएं हैं इन कल्याणकारी राज्यों की। अपने इन तर्कों के आधार पर देसाई ने यह निष्कर्ष निकाला कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। तो इस प्रकार के तर्कों के आधार पर देसाई इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है या ये जो सोच है, ये एक प्रकार का भ्रम है। AR देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी लेखन कार्य किया। देसाई ने राज्य का जो मार्क्सवादी सिद्धांत था उस पर भी अपना कुछ लेखन कार्य किया। उनके इन लेखों में हम देख सकते हैं कि देसाई एकांगी दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि कम्युनिस्ट राज्यों की कमियों की आलोचना भी करते हैं। और जो लेखन कार्य इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को लेकर के किया है, वहाँ हम पाते हैं कि देसाई सिर्फ कोई एकांगी मार्क्सवादी दृष्टिकोण लेकर नहीं चलते हैं, अपितु कम्युनिस्ट राज्यों की जो कमियां हैं, उन कमियों की वे आलोचना भी करते हैं। उन्होंने कई मार्क्सवादी चिंतकों के उदाहरणों द्वारा इस तथ्य पर बल दिया है कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र का महत्व होता है तथा राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने रहना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे मार्क्सवादी चिंतकों के उदाहरण द्वारा इस तथ्य पर अपना ध्यान बनाए रखा, या इस तथ्य पर उन्होंने बल दिया कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक उदारता और कानून का जो राज है, यह प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने रहना ही चाहिए। अब बच्चों एक संबंधित क्रियाकलाप है यहाँ पर जो हमें करना है। AR देसाई के जो सारे कार्य अभी हमने देखे, उसी के संबंध में एक विश्लेषण आपको भी करना है। AR देसाई कल्याणकारी राज्य की आलोचना मार्क्सवादी तथा सोशलिस्ट दृष्टिकोण से करते हैं। वे चाहते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवादी कल्याणकारी राज्यों ने जो किया है, राज्य अपने नागरिकों के लिए उससे अधिक करे।
आज इसके विपरीत ये तर्क दिए जा रहे हैं कि राज्य अपनी भूमिकाओं को निरंतर कम करे और इन भूमिकाओं और दायित्व के निर्वाह का बड़ा भाग स्वतंत्र बाजार के हवाले कर देना चाहिए। तो हमने देखा कि A.R. देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, सोशलिस्ट दृष्टिकोण से कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसकी आलोचना की है और वे चाहते हैं कि जो ये पश्चिमी पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य हैं उन्होंने अब तक जो कुछ किया है और राज्य वास्तव में अपने नागरिकों के लिए उससे बहुत कुछ अधिक करे, ऐसा वे आवश्यक मानते हैं। और इसके विपरीत जब हम आज का मत देखते हैं, दृष्टिकोण देखते हैं, तो आज इस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं कि राज्य अपनी भूमिकाओं को निरंतर कम कर ले, यानी राज्य द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं उनको कम कर लिया जाए, राज्य का नियंत्रण कम कर लिया जाए और उन भूमिकाओं और दायित्वों के निर्वाह के लिए एक बड़ा भाग स्वतंत्र बाजार के हवाले कर दिया जाना चाहिए। तो कक्षा में इन दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए और दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आपको कक्षा में इन दृष्टिकोणों पर चर्चा करनी है और दोनों पक्ष, इसके पक्ष और विपक्ष को जो है आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अपने आस पड़ोस में राज्य तथा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूची बनाइए। शुरुआत अपने विद्यालय से कीजिए। लोगों से पता करने के लिए पूछिए कि आज के संदर्भ में क्या यह सूची बढ़ी है या छोटी हुई है। क्या राज्य पहले की अपेक्षा आज अधिक कार्य कर रहा है या कम। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि अपने आस पड़ोस में सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन कार्यों की एक सूची बनानी है और शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, अपने विद्यालय से ही करनी है। लोगों से आप यह भी पता करने की कोशिश कीजिए, जो खासकर बड़े अनुभवी लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि यह जो कार्यों की सूची है राज्य के संदर्भ में ये पहले की तुलना में बढ़ी है या कम हुई है। आपको क्या लगता है यदि राज्य इन कार्यों को करना बंद कर दे तो क्या होगा। क्या आपका पड़ोस या विद्यालय की स्थिति खराब या अच्छी अथवा वैसी ही रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर राज्य अपने कुछ क्रियाकलापों को रोक दे तो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग तथा गरीब व्यक्ति के विचार वैसे ही रहेंगे अथवा उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में आपको आगे यह पता करना है या यह आपको सोचना है, इस पर चिंतन करना है कि यदि राज्य अपने इन कार्यों को करना बंद कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके आसपास की विद्यालय की स्थिति को आप सोचकर देखें कि यह और ख़राब हो जाएगी या फिर यह अच्छी हो जाएगी या फिर यह वैसी ही रहेगी जैसी आज है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर राज्य जो है अपने कुछ क्रियाकलापों को पूरी तरीके से रोक दे तो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति के या गरीब वर्ग के जो विचार हैं, क्या ये विचार वैसे ही बने रहेंगे या फिर उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारा चिंतन आपको करना है अपने साथियों के साथ में। आपके पड़ोस में राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सेवाओं की एक सूची बनाइए। सरकार द्वारा ये सुविधाएं रोक दी जाएं अथवा चलाई जाएं, इस विषय पर विभिन्न वर्गों के विचार किस प्रकार से अलग हो सकते हैं उसे देखिए। तो आपके पड़ोस में आसपास जो भी राज्य द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी एक सूची आपको बनानी है और सरकार द्वारा यदि ये सभी सुविधाएं रोक दी जाएं या चलाई जाएं, इस बारे में अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, अलग अलग वर्गों के, जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के, अमीर वर्ग के लोगों के या गरीब वर्ग के लोगों के, उन सभी विचारों को आप जानिए कि ये विचार कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। उदाहरणतः सड़क, पानी, बिजली, सड़क की बत्तियां, विद्यालय, सफाई, पुलिस सेवाएं, अस्पताल, बस, ट्रेन, वायु परिवहन, कुछ अन्य चीज़ों को सोचिए जो आपके संदर्भ में अनिवार्य हों। तो आप यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि सरकार द्वारा किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो सड़कों का निर्माण, पानी की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, सड़क की बत्तियां जो हैं उनको लगाना, विद्यालय की सफाई, विद्यालय आस पड़ोस की सफाई, विद्यालय चलाना, पुलिस की सेवाएं उपलब्ध कराना, अस्पताल की या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, बस, ट्रेन, वायु परिवहन आदि
की सेवाएं उपलब्ध कराना, ये कुछ उदाहरण हैं। आप अपने संदर्भ में कुछ अन्य चीज़ों को भी सोच सकते हैं और फिर यह सोच के देखिए कि यदि सरकार इन सभी कार्यों को करना बंद कर देती है, राज्य द्वारा इन सभी कार्यों का नियंत्रण अपने आप से हटा लिया जाता है, ये कोई सुविधाएं आपको उपलब्ध राज्य यदि नहीं कराता है, तो इस संदर्भ में लोगों के क्या अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने AR देसाई के बारे में चर्चा कर ली है और इसके साथ ही हमारे इस अध्याय का चौथा भाग हमने समाप्त कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।